और भाई क्या हाल है। तो आज यार मैं जा रहा हूँ, मेरी आज जो रेजिडेंसी परमिट का जो मेरा कार्ड है वो मुझे आज रिसीव करना है। उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा थोड़ी देर में। पहले मैं पहुँच जाऊँ बिकॉज़ मैं लेट हो रहा हूँ। 10:40 का टाइम है और मैं निकला ही लेट, तो मुझे रिस्क भी नहीं लेना। थोड़ा मैं आज इस साइड घूम के जा रहा हूँ दूसरे वाले रास्ते से। वैसे पिछले वाली साइड से रास्ता था, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आज यहाँ से आता हूँ तो थोड़ा कुछ आपको दिखा भी दूँगा अगर आगे जैसे जैसे कोई न्यू चीज़ें दिखेंगी। बट अभी बहुत लेट हो रहा हूँ, अभी निकलते हैं फटाफट। वैसे दूसरी साइड से रास्ता है जैसे मैंने बताया ना आपको, बट ये वाला एरिया भी एक कि अगर हम इस साइड देखें ना तो हम वहाँ से होके भी जा सकते हैं और हम यहाँ से होके भी जा सकते हैं, राइट। बट जब मैं पिछली बार गया था तो मैं यहाँ से होके गया था और इस बार मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जाऊँ, बट ये सामने जो पार्क है ना तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ से निकलूँ और फिर मैं दूसरी साइड निकल जाऊँगा तो मैं आपको थोड़ा दिखा भी पाऊँगा। तो ये पार्क है, जनरली लोग यहाँ पर वॉक के लिए भाई शाम के टाइम बहुत लोग आते हैं। और ये देखो गाड़ियों का पार्किंग का एज यूजुअल ऐसा नहीं है कि कोई आपकी पर्ची काटेगा या ऐसा कुछ है, नहीं, नथिंग। आपको आओ पार्क करो और ऐसा आई थिंक इधर कोई चार्जिंग है नहीं। और ये भाई पार्क है जो मेरे डॉम है उसके नज़दीक यही वाला है और बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप यहाँ से देखोगे ना कम से कम ऐसा लगता है कि 1 किलोमीटर बन जाता है अगर पूरा राउंड लग जाए ना वहाँ से और यहाँ तक। और मोस्टली आप देखोगे ना तो आपको लोग, कोई कुत्तों के साथ आ रहा है, कोई खुद यहाँ पे मोस्टली दिन में आ रहे हैं, मॉर्निंग में आ रहे हैं। और मैं कई बार शाम को वॉक के टाइम आता हूँ इधर, तो आप ना देखो कि रनिंग के लिए इधर इतने बंदे होते हैं ना भाई। और ऐसा नहीं कि इधर देखो कहीं लाइटें हैं, कहीं पर भी लाइटें नहीं है। यहाँ पर परे तक कहीं लाइटें दिख रही है, कहीं पर भी नहीं है लिटरली। हमारे क्या है, हमारे चंडीगढ़ में जैसे होता है ना थोड़ा सजा देते हैं, बड़े बड़े पार्क बना देते हैं, इधर थोड़ा नेचर से रिलेटेड रहता है। और अंधेरे में ही भाग रहे होते हैं भाई, लिटरली। मैं लिटरली वर्ड कुछ ज़्यादा ही बोल रहा आजकल। मतलब अंधेरे में भाग रहे होते हैं, मतलब गजब तरीके से। और ऊपर लगाई होती है उन्होंने टॉर्च, और फिर वो यहाँ से दूसरी साइड से देखो किसी को ये नहीं, पर सेफ कंट्री है ना यार इधर, ऐसा नहीं कि कोई कुछ कर देगा या कुछ होगा आपको। और अभी अगर आप देखोगे ना ऐसे पेड़ों में मोस्टली पत्ते नहीं हैं, बट कुछ टाइम में ये बहुत सुंदर दिखेगा। ग्रास तो नीचे पूरी हरी है, मतलब उधर देखो वहाँ पर भी आ रखे हैं कुछ लोग, अगर आपको दिख पा रहे होंगे मैं दिखाता हूँ। वो देखो डॉगी के साथ अपने, ठीक है। तो मोस्टली स्टूडेंट होते हैं वो कभी इस साइड से चले जाते हैं। मोस्टली यहाँ पे क्या है ना कि जो यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस है, ये वाला जो कैंपस है वो देखो उधर पीछे ये वाली जो बिल्डिंग है ये है फिजिक्स केमिस्ट्री की बिल्डिंग। और यहाँ पर जो आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पर जो बोटानिश है, कुछ बोटानिटिकल क्या बोलते हैं यार, उसकी जो कैंपस है यहाँ पे यूनिवर्सिटी का वो है। और मेरे जो रूम के साथ है वहाँ पर आई थिंक केमिस्ट्री का है, नहीं वो भी फिजिक्स का है। तो मोस्टली आपको ना यहाँ पर कैंपस ही कैंपस दिखेंगे। और ये एक मेन जगह है, जैसे पार्क है ना, यहाँ से भी जो ये वाला एरिया है सिटी का, यहाँ से भी एंटर कर जाते हैं लोग और यहाँ से दूसरी साइड निकल जाते हैं। कुछ लोग यहाँ से, जैसे ये डॉम्स वाला एरिया, तो यहाँ से इस साइड को निकल जाते हैं और ये वाला दूसरी साइड के लिए जिस साइड मैं जा रहा हूँ, जहाँ पर मेरी बेसिकली अपॉइंटमेंट है। तो ये एक मतलब बोलते हैं ना कि सिटी में जो थोड़ा बाहर वाली साइड के लिए मेन पार्क है। यहाँ से चारों तरफ के लिए आपको जिस साइड भी जाना है उस साइड के लिए जगह मिल जाएगी। जब स्नो रखी थी ना, जब मेरा, आप अगर मेरी वीडियो देखते होंगे तो उस टाइम मैंने व्लॉग बनाया था, तो ये वही वाला पार्क है। और ये वाली स्लोप है जहाँ से बंदे स्लेजिंग कर रहे थे नीचे को, बच्चे बड़े बूढ़े सब। पर देखो ना यार अच्छा लगता है, मतलब सही है। थोड़ा इधर मेरे को ये देखो यार, आई थिंक फुटबॉल का ग्राउंड है इधर, ये वाला। मैंने तो देखा नहीं यार कभी, मैं आया भी कम हूँ, इस वाली साइड को मैं कम निकला हूँ। बट मैं आज ही जा रहा हूँ इस वाली साइड से कि न्यू जगह से चलते हैं, कुछ ना कुछ देखने को मिल ही जाएगा, दिखाने को भी मिल ही जाएगा आप लोगों को। और अगर आप यहाँ देखोगे ना, देखो कोई पक्का नहीं किया भाई इन्होंने कि कोई यहाँ पे पत्थर बिछा दिए या फिर सीमेंट से पक्का कर दिया। मतलब मैंने मोस्टली जगह पे देखा है कि नेचर से रिलेटेड ही रखते हैं, जैसे बेंच होते हैं ना वो भी लकड़ियों के ही देखे हैं मैंने मोस्टली। तो ऐसा कोई वो नहीं करते हैं कि पूरा उसको सजा दीजिए। यार यहाँ से निकल जाऊँ, यहाँ से कहीं जगह ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। देखो यहाँ पे इन्होंने बाउंड्री लगा रखी है, वहाँ से निकलना पड़ेगा अब। जी वैसे धूप बढ़िया निकल रखी है, देखो सूरज भगवान आज पूरे बढ़िया निकल रखी है आज धूप। कल भी भाई बहुत सही धूप थी और अब मौसम खुल रहा है। टेम्परेचर नहीं हुआ इतना डाउन की बिल्कुल ही कोई 20 चले गया टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर अराउंड रह रहा है
अभी 10 तक चला जाता है, 12 तक चले जाता है। और यार मैं लेट ना हो जाऊं क्योंकि इस वाले रास्ते से मैं कभी नहीं आया और मैं वहाँ से निकला पार्क से ना, इस वाले रास्ते से। इस वाले रास्ते में कभी नहीं गया और मे भी मैंने रिस्क ना ले लिया हो कि मैं कहीं दूसरी साइड ही निकल जाऊं और फिर मैं घूमता ही रह जाऊं, क्योंकि थोड़ा यार फॉरेन ऑफिस वालों का रिस्क नहीं लेना चाहिए। कोई पता नहीं लगता भाई इनका, लेट तो नहीं होना। यहाँ पर तो बिल्डिंगें भी यार आई थिंक एंटरप्राइजेज ज़्यादा है इधर। मैंने 1-2 बोर्ड देखे हैं इस वाली साइड। अब जैसे ये घर तो नहीं लग रहा, आई थिंक ऑफिस है मे भी ये, क्योंकि जिस हिसाब से देखो गाड़ियाँ भी खड़ी है ना पार्किंग में, तो आई थिंक इट्स अ ऑफिस। बाकी तभी शायद आगे जो आउटलैंडर बियोटेक ऑफिस है, थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया टाइप है इधर। सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मैंने अपने नेट में देखा यहाँ से 300 मीटर, तो आई थिंक फिर तो मेरे पास टाइम है। मैंने सोचा इस साइड से बहुत ज़्यादा दूर होगा, चलना पड़ेगा। बट जब मैं पिछली बार दूसरी साइड से आया था ना, तो फिर ये इस वाले चर्च से होता हुआ आता था मैं, जो दिख रहा है ना आपको। तो आई थिंक फिर जो ये वाला है उधर है फिर हमारा आउटलैंडर बियोट है। ठीक है, ये देखो यार ये क्या है भाई, ये डब्बा छुटकी सी, कितने 2 ही बंदे आते हैं भाई इसमें, 2 ही बंदे हैं। डिग्गी है नहीं इसकी, शो पीस के लिए। ठीक है, गड्डी तो है एटलीस्ट। उधर है हमारा आउटलैंडर बियोट है, उधर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं ना, वो वाला है। यार मेरे को एक और चीज़ दिखानी थी, ये देखो भाई साहब, ये टैक्सी है, बट ये पता है कौन सी कंपनी की है? मर्सिडीज़ की। मर्सिडीज़ की टैक्सी यार, अलग लेवल पे खेल रहा है भाई जर्मनी, अलग लेवल पे। मेरे को लोग ऐसे देखते हैं ना कई बार जब मैं ऐसे जाता हूँ। अब एक लेडीज़ गई, वो वहाँ से देख रही थी उस वाले रोड से यहाँ तक, यहाँ पर उसने अपनी गर्दन सीधी की, मेरे को ही देखी जा रही। क्या यार, ऐसा क्या, इतना स्मार्ट लग रहा हूँ मैं। मानता हूँ रेजिडेंसी परमिट लेने जा रहा हूँ, बट इतना कुछ बड़ा तीर तो नहीं उखाड़ा है मैंने। भाई निकल गया मैं तो बाहर। अंदर कुछ भी नहीं, 5 मिनट भी नहीं लगे, सिर्फ पासपोर्ट लिया उन्होंने मेरा और ऑटोमेटिक जाते, क्योंकि जो मेरा ये वाली अपॉइंटमेंट थी उसमें स्कैनर ऑटोमेटिक ही मेरा टोकन नंबर उन्होंने दे दिया था बाहर ही, और 2 मिनट भी नहीं लगे, अंदर जाके सिर्फ सिग्नेचर हुए और पकड़ा दिया और मज़ा आ गया यार। जो मैं सोच रहा था वही हुआ, टेंशन दूर होगी मेरी भाई कि अब अप्लाई करो, ये करो, वो करो। मैं बताता हूँ, मैं कहीं सोच रहा हूँ बैठने का स्पॉट मिले तो वहाँ मैं डिटेल में बताता हूँ कि मैंने कब अप्लाई किया था, कब मेरी अपॉइंटमेंट हुई और कब मुझे मिला। बट कहीं मैं स्पॉट देख रहा हूँ बैठने का। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं। मैंने अप्लाई किया था यार रेजिडेंसी परमिट के लिए दिसंबर में, और मैंने अप्लाई कर दिया था जब मेरा 3rd मंथ था, जब मैं यहाँ पे आया था। और आपका ऐसा होता है कि जब आप अप्लाई करते हो ना, तो आपका प्रीलिमिनरी चेक होता है। तो वो मेरा विदिन 2 डेज़ में उनके एंड से मेरे को लेटर आ गया था, जिसमें लिखा था कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट सही है और अब हम आपको एक और लेटर या ईमेल भेजेंगे जिसमें आपकी अपॉइंटमेंट होगी। तो मेरी अपॉइंटमेंट हुई थी 1 महीना बाद, जो हुई थी 4 फरवरी को। 4 फरवरी का अपॉइंटमेंट हुई, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने मेरे से पासपोर्ट लिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगे, क्योंकि जो प्रीलिमिनरी में मैंने ऑनलाइन जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट उसमें अपलोड कर दिए थे, तो वो ऑटोमेटिकली चेक कर लेते, तो उस दिन ज़रूरत नहीं होती। आपका जनरली उनको पासपोर्ट चाहिए होता है। और उसके बाद जो मेरी अपॉइंटमेंट थी वो होने के बाद उन्होंने मेरे को एक और लेटर दिया कि जब मुझे अपना जो रेजिडेंसी परमिट है वो आकर लेके जाना है, और वो मेरा फिर 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम उसका हो गया था, और वो अपॉइंटमेंट मेरे को मिली थी आज के दिन, जो है 19 मार्च। तो ये पूरे प्रोसीजर में मैक्सिमम 2.5 से 3 महीना लग गया, और मैंने आते ही अप्लाई कर दिया था यस, एंड फाइनली जो मेरा रेजिडेंसी परमिट है वो मेरे को 2 साल का मिल गया है। एंड मेरे को मोस्टली सबने कहा था जब मैं आया था कि यार अप्लाई तभी करना, क्योंकि अगर आपका 1 साल का वीज़ा है तो उससे आप 4 to 6 वीक्स पहले अप्लाई करना। बट यार मेरे ना एक क्लास में किसी अफ्रीकन कंट्रीज से बंदे ने अप्लाई किया था, तो मैं क्या यार, अगर उसने अप्लाई किया तो उसका कोई चाचा दाऊ थोड़ा ना बैठा है, मेरा कोई चाचा दाऊ बैठा है कि उसको स्पेशल प्रिविलेज मिल रही है। तो मैंने भी अप्लाई कर दिया। मैंने डॉक्यूमेंट उनको ऐसा कोई नहीं दिया, मैंने सिर्फ लिविंग एक्सपेंस के लिए उनको ब्लॉक्ड अकाउंट दिया था जो मैं इंडिया से लेके आया था, और मेरी अपॉइंटमेंट भी होगी, मेरा रेजिडेंसी परमिट भी आ गया, और 2 साल का मुझे मिल भी गया टिल द एंड, जब तक मेरा कोर्स है। तो ये मेरा सिनेरियो इस चीज़ का ये है कि मेरे को काफ़ी मैसेज डीएम आते हैं कि आपने कब अप्लाई किया, मैं कैसे अप्लाई करूँ। देखो ये रूल्स सबके लिए सेम नहीं है, और एक और चीज़ मैं स्पेशली मेंशन करना चाह रहा हूँ कि हमारे ना एक मैंडेटरी, सब ये चीज़ बोले कि 4 to 6 वीक्स पहले है, बट ऐसा नेशन वाइज कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप 4 to 6 वीक्स पहले ही अप्लाई कर सकते हो।
ये डिपेंड करता है आपका जो लोकल सिटी का जो आउटलैंडर बिहोर्डे है वहाँ पर डिपेंड करता है कि उनके रूल्स क्या है, उनके रिक्वायरमेंट्स क्या है। अब जैसे मेरे केस में उन्होंने ऑनलाइन भी ऐसा वेबसाइट में कुछ मेंशन नहीं किया है कि आप 4 to 6 वीक्स पहले ही अप्लाई करोगे, बट मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे मिल गया। वैसे ही मैंने अपने जो मेरे इंडियन फ्रेंड्स थे क्लास में 2-3, मैंने उनको भी बोला, उन्होंने भी अप्लाई कर दिया, उनकी भी अपॉइंटमेंट्स हो गई है, उनके भी रेजिडेंसी परमिट आने वाले हैं। मैं इस चीज़ में एक वो कह रहा हूँ कि ऐसा कोई नेशन वाइड स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, बट हाँ मोस्ट ऑफ द आउटलैंडर बिहोर्डे जो मेरे को सुनने में मिला है कि 4 to 6 वीक्स पहले ही अप्लाई करना होता है, मोस्टली जो बड़ी सिटीज़ है, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, रेजिडेंसी परमिट की एप्लीकेशंस की बहुत ज़्यादा है, तो उनकी एक फिक्स टाइमलाइन है। बट मैं आपको इसमें एक चीज़ और बोलूँगा कि अगर आपका 4 to 6 वीक्स पहले ही वहाँ पे मेंशन किया है और अगर आपको नहीं पता है तो आप उनको ईमेल कर सकते हो, आप उनको रीच आउट कर सकते हो, बहुत से माध्यम होते हैं यार, वो आपको बता देंगे। और अगर आप अप्लाई कर भी देते हो तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका कोई फाइल होल्ड पे चली जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, ऐसा कोई रूल नहीं होता यार। आप जर्मनी आ गए हो, आपको कोई रिजेक्ट करके यहाँ से उठा के बाहर थोड़ा ना फेंक देगा कोई, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपके केस में अप्लीकेबल नहीं है तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देंगे कि आप बहुत ही जल्दी आ गए भाई, थोड़ा रुक जा, तेरा 1 साल का है, उससे पहले अप्लाई कर दियो, तो वो ऐसा कोई आपके पीछे नहीं पड़ जाएंगे। सेकेंडली मेरे जो फ्रेंड था वो इरेस्मस वाला था एक, तो उसकी इटली में थी, इटली का उसके पास रेजिडेंसी परमिट था, बट वो यहाँ पर आया, उसने यहाँ पर अप्लाई किया, बट उसको यहाँ के जो फॉरेन ऑफिस है उसने मना कर दी कि भाई आपके पास ऑलरेडी वहाँ का है तो हम नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है यार फॉरेन ऑफिस से, कोई वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों से सुना कि आपकी होल्ड पे चली जाए, कुछ नहीं होता। अगर आप एटलीस्ट अगर आपको उनके एंड से कोई रिप्लाई ही नहीं मिलता है, कोई मेल ही नहीं आती, कुछ भी नहीं आता है और वो किसी चीज़ का रिप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अगर अप्लाई करते हो तो आपको स्पेसिफिकली ये तो पता चल जाएगा कि आपके केस में क्या चीज़ अप्लीकेबल है, आपके क्या रिक्वायरमेंट्स है, वो आपको ये चीज़ इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और जर्मनी है यार, हर चीज़ ना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर एक फॉलो होता है, एक नॉर्म होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके उसमें आ गया कुछ हो गया तो आपको उठा के फेंक देंगे, नहीं भाई, इनको भी तो देना ही पड़ेगा रेजिडेंसी परमिट। अगर आप एज ए स्टूडेंट आए हो तो ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप 1 साल बाद अप्लाई करो तो भी मिल जाएगा। अब मेरे को एक और मैं कमेंट देख रहा था कि अगर आप इमीडिएटली अप्लाई कर देते हो तो आप 1 साल की रेजिडेंसी परमिट लूज़ कर देते हो, क्योंकि आपको 2 साल का मिलता है। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर, अब मेरे केस में मेरे को रिस्क नहीं लेना था, मेरे केस में मेरे को दूसरे साल के लिए डिपेंड नहीं रहना था कि मैं तब अप्लाई करूँ फिर मेरा 2 साल का परमिट हो। क्योंकि अगर मेरी मास्टर्स भी कंप्लीट होती है तो उसके बाद में तो मेरे को 18 मंथ्स मिल रहे हैं ना एक्सटेंशन के लिए। ऐसा तो है नहीं कि उठा के बाहर फेंक दें, कोई हलवा थोड़ा भी है, इनके भी लॉज है, इनको भी फॉलो करने पड़ेंगे। तो मेरा ये मानना है कि आप अप्लाई कर दो। अगर नहीं अप्लाई करना है तो एटलीस्ट आप अपने आउटलैंडर बिहोर्डे की डेडलाइंस देखो, उनके रूल्स देखो, आपको पता चल जाएगा। मोस्टली जैसे मेरा सेक्सनी में है तो यहाँ पे मैंने मोस्टली लोगों से सुना है कि यहाँ पे मिल जाता है। मेरे को एक और कमेंट आया था, थुरिंगिया स्टेट का एक लड़का था, उसने बोला कि मैंने भी आते ही अप्लाई कर दिया था और मुझे भी मिल गया। तो आई थिंक डिपेंड करता है ना यार कि आपका आउटलैंडर बिहोर्डे की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या डेडलाइन है, ठीक है आपके। और अगर आपके केस में 4 to 6 वीक्स पहले है तो मैं ये भी बोलूँगा कि आप ना थोड़ा जल्दी अप्लाई करना। जैसे मेरे केस में 3 मंथ लगा दिए इन्होंने, ऑब्वियस बात है, इतने वॉल्यूम है, बैकलॉग्स भी इनके पास पड़ी, उनको वो भी क्लियर करनी है। तो अगर आप थोड़ा कम से कम 4 to 6 वीक्स के ऊपर तो डिपेंड नहीं रहना यार, थोड़ा जल्दी ही अप्लाई कर देना, मतलब कोशिश करना, क्योंकि आपके ऊपर ना एक अननेसेसरी का प्रेशर नहीं आएगा। नहीं तो टेंशन हो जाती है ना यार कि अब कब आएगा, कब अपॉइंटमेंट होगी, और ऊपर से ये जब आपकी अपॉइंटमेंट हो जाती है कार्ड देने के लिए भी 1 महीना लगा रहे हैं, क्योंकि आई थिंक ये बर्लिन जाता है, या फिर आई थिंक बर्लिन ही है जितना मैंने सुना है। वहाँ से हर सिटी का जो बन के आता है कार्ड, वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन चेक होती है। एंड एक और इसमें एक चीज़ बोलूँगा कि यार मेरे साथ एक केस हुआ ना, तो मैंने कोशिश की कि मैं अपने इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म के थ्रू भी और यूट्यूब के थ्रू भी आप लोगों को बताऊँ। बट कई लोग ऐसे ना, कई लोगों का ईगो हर्ट हो जाता है कि क्यों इसने ऐसा कर दिया, गलत इन्फॉर्मेशन है, फेक है, ये है वो है। अरे भाई मेरे साथ हुआ है, और यार मेरा ये मान, वी ऑल आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, की कोई कितनी ही तुर्रम खान जॉब कर रहा हो, एट द एंड ना पता क्या होता है, सबकी लगी पड़ी होती है किसी ना किसी चीज़ के थ्रू। और अगर किसी का काम बन जाए और बन रहा है तो ठीक है ना यार, बनना चाहिए। उसमें ये थोड़ा भी कि आप फेक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। मेरा तो आ गया ना, सपोर्ट करो एक दूसरे को। अगर किसी के पास एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकती है, वाई नॉट यार,
करो हेल्प। और मेरे केस में मेरे को तो टेंशन नहीं चाहिए थी और मेरा आ गया भाई 2 साल का परमिट, सीधी सी बात है। मैंने वही ब्लॉक्ड अकाउंट से शो किया था। हाँ, अब क्वेश्चन आता है कि आप अप्लाई कैसे करोगे। आप अपनी हाउस रेंटर बिहोडे जो आपका सिटी में है, आप उनकी वेबसाइट पे जाओ, अपना अकाउंट क्रिएट करो, उसके बाद वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म होता है, वो पूरे उसको फिल करो। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन मेनली आपका ये होगा, सर्टिफिकेट एनरोलमेंट जो यूनिवर्सिटी से मिलता है, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका जो आप वीज़ा लेके आए वो हो गया, आपका लिविंग एक्सपेंस आपको शो करना है, और जो भी कुछ और डॉक्यूमेंट वहाँ पे होंगे आपके बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट फॉरेन ऑफिस के, तो आप उनको वहाँ से सबमिट कर सकते हो। और फिर वो प्रीलिमिनरी चेक के लिए जाता है। जब आप सबमिट कर दोगे फिर वहाँ से आपको रिवर्ट आ जाएगा, विद इन 1 वीक आ ही जाता है मोस्टली। मेरे केस में मेरे को 2 दिन में आ गया था कि आपके केस ठीक है तो आगे प्रोसीड करेंगे, आपको अपॉइंटमेंट के लिए बुलाएंगे, अगर नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो वो आपको भी इन्फॉर्म कर देंगे। ऐसा नहीं कि आपको गोली मार देंगे। ये कुछ लोगों के कमेंट आते हैं ना, मेरे पास ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जर्मनी है भाई, हर चीज़ डॉक्यूमेंट के थ्रू होती है। और मेरे केस में मेरे को पता था कि मेरा 2 साल का है, क्योंकि जब आपका प्रीलिमिनरी आता है ना तो उसके ऊपर लिखा होता है कि इस डेट को आपने अप्लाई किया था और इस डेट तक आपका एप्लीकेबल होगा। बट आज मेरे को भी प्रूफ देखना था ना जब मेरे पास आया, तो आज मेरा हो गया, ठीक है, टेंशन दूर होगी। तो ये मेरा प्रोसीजर था और यही मेरी रिकमेंडेशन थी कि आप अपने हाउस रेंटर बिहोडे की भाई रिक्वायरमेंट्स चेक कर लो क्या है और अप्लीकेबल है कि नहीं है। उसके बाद आपको जैसा आपको सही लगता है आप आगे प्रोसीड करें। एंड इतना ही था मेरे एंड से, एंड यही मेरा आज का व्लॉग था। ओके, बाय बाय, टेक केयर।